हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए कैपेसिटर का अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 8 क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। अब बचा हुआ टॉपिक कॉमन पोटेंशियल। क्या देखना हम लोगों को? कॉमन पोटेंशियल। सपोज किया जाए कि कोई भी कंडक्टर है या दो कैपेसिटर हैं, आपस में इनको जोड़ दिया गया है। सपोज करो कि यह एक कंडक्टर है कोई और एक दूसरा कंडक्टर है, या इसके जगह पर दो कैपेसिटर है, इनको आपस में जोड़ दिया गया है। पहले इसे जोड़ने के पहले सपोज करिए कि इसका कैपेसिटेंस था C1 और इसका कैपेसिटेंस C2। इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2। इसका पोटेंशियल V1 और इसका V2। ओके, अब इसका सपोज करिए कि इसका रेडियस है A और इसका रेडियस है B। ठीक, इनको यदि आपस में जोड़ दिया जाए, इनको आपस में जोड़ दे, इनको आपस में कनेक्ट कर दे कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होगा? चलिए कनेक्ट कर दिया जाए। कनेक्ट करने के पहले इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। सपोज करिए कि Q2 पर चार्ज ज़्यादा है, Q2 पे चार्ज ज़्यादा है। ओके, तो Q2 ग्रेटर देन Q1। कंसीडर करिए कि V1 की वैल्यू ज़्यादा है, V1 की वैल्यू ज़्यादा है V2। ओके, अच्छा, जिस पर चार्ज ज़्यादा है उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो सपोज किया जाए कि इस पर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि C2 ग्रेटर देन C1। अब क्वेश्चन यह है कि जब हम इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर को होगा? चार्ज का फ्लो यहाँ से इधर होगा। इस पर चार्ज ज़्यादा है और इस पर चार्ज कम, तो चार्ज इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर जाएगा? तो फ्लो ऑफ द चार्ज, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वाटर का फ्लो केवल लेवल पे डिपेंड करता है, यानी कि हाइट पे डिपेंड करता है ना, वाटर के लेवल पे डिपेंड करता है। कि इधर कितना वाटर है वह इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि नहीं। ऊंचाई से, ऊंचे लेवल से पानी हमेशा नीचे ही जाएगा। तो वाटर का फ्लो ओनली डिपेंड्स ऑन द लेवल, हाइट ऑफ द मीन्स कि लेवल ऑफ द वाटर, हमेशा ऊपर से नीचे पानी जाएगा। ठीक वैसे ही टेम्परेचर का फ्लो मीन्स कि हीट का फ्लो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जिधर हाई टेम्परेचर होगा तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के तरफ ही हीट का फ्लो होगा। वह हीट के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो हमेशा हीट का जो फ्लो होगा वह हीट का फ्लो किस बात पर डिपेंड करेगा? ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो फ्लो ऑफ हीट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ओके, जस्ट वैसे ही फ्लो ऑफ द करेंट, तो फ्लो ऑफ द करेंट ओनली डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल। ओके, चलिए, तो यहाँ पर यह इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज किस पर ज़्यादा है। जैसे वाटर का फ्लो इस बात पर नहीं डिपेंड कर रहा कि वाटर किधर ज़्यादा है। हीट का फ्लो इस बात पर नहीं डिपेंड कर रहा कि हीट किधर ज़्यादा है। वैसे ही चार्ज का फ्लो यानी कि करंट का फ्लो इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि करंट किधर ज़्यादा है या चार्ज किधर ज़्यादा है। वह इस बात पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल किधर ज़्यादा है। तो पोटेंशियल किधर ज़्यादा है? इधर। भले ही चार्ज इसका कम है लेकिन पोटेंशियल चूँकि ज़्यादा है, तो जब भी इसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो जो ही करंट करोगे ना, तो फ्लो किधर से किधर को? चार्ज का फ्लो इधर से इधर को होगा। ओके, क्लियर ये पॉइंट? कि यानी कि जब भी कभी भी हम कनेक्ट करते हैं दो कंडक्टर को, तो हमेशा जो चार्ज का फ्लो होता है या जो करंट का फ्लो होता है, यानी कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है। करंट के फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के उल्टे दिशा में होता है और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। यानी करंट उधर बहती है जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रिवर्स डायरेक्शन में करंट बहती है। ठीक, चलिए अब देखा जाए यहाँ पर, तो ये तो हम लोग क्लियर हो गए कि इससे चार्ज का फ्लो इसमें होगा।
इधर कम है चार्ज, इधर ज़्यादा, फिर भी इधर होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। अब हम लोग का टॉपिक क्या है? हम लोग का टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। तो चार्ज का फ्लो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, और ये तब तक चार्ज का फ्लो होता रहता है जब तक कि दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाती हैं। तो वही सेम पोटेंशियल जो डेवलप होता है दोनों बॉडी का, उसी को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया? कॉमन पोटेंशियल नाम ही है कॉमन पोटेंशियल, यानी कि एक ऐसा पोटेंशियल जिसपे दोनों बॉडी हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दोनों बॉडी पर पोटेंशियल क्या हो गया? सेम, यानी कि दोनों ही बॉडी पर एक ही पोटेंशियल हो जाएगा, दोनों बॉडी पर एक पोटेंशियल। क्लियर? चलो और आगे आ जाओ। तो दोनों बॉडी पर एक पोटेंशियल हो जाएगा ना, सेम पोटेंशियल। और इसी पोटेंशियल का क्या कहते हो? नाम क्या दिया गया है? इसी को ना कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन पोटेंशियल। आ जाओ, अब कॉमन पोटेंशियल होता क्या है? तो क्लियर हो गया कि वह पोटेंशियल जो इस पर भी हो और इस पर भी हो, यानी कि एक ही पोटेंशियल जो होगा जिस पर जब दोनों एक सेम पोटेंशियल पा जाएंगे तो उसी को कॉमन पोटेंशियल बोलोगे। अब देखो भाई, चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। जब दो बॉडी का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएगा ना, तो क्या उनके बीच में चार्ज का फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए हैं? एक ही पोटेंशियल पर हो गए हैं, तो उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो जो ही कॉमन पोटेंशियल अचीव करेंगी दोनों बॉडी, तुरंत चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। ओके, तो जो ही कॉमन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा ना V, तो फ्लो ऑफ चार्ज ना स्टॉप्ड, तुरंत ही फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप्ड। जो ही कॉमन पोटेंशियल रीच होगा, अचीव होगा, तो तुरंत ही पोटेंशियल चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। देखो, चार्ज का पोटेंशियल बंद हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? अब हमको बताना है कि इसका जो कॉमन पोटेंशियल है वो है कितना। इतनी बातें क्लियर हो गई? नोट कर लिया? क्लियर कर लिया? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ कि कॉमन पोटेंशियल तब हुआ कितना। ठीक, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? आइए देखा जाए क्या आएगी वैल्यू। जो कॉमन पोटेंशियल है V, वो होगा कितना भाई? तो टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होगा कॉमन पोटेंशियल। टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चलिए, अब टोटल चार्ज कितना है भाई? तो V बराबर, इस पर चार्ज मान लिया जाए Q1 और इस पर चार्ज Q2, तो क्या हुआ? Q1 प्लस Q2। टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? यह भी V पोटेंशियल, यह भी V पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल है ना। अब याद करो, कॉमन पोटेंशियल किस पे होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन पर होता है कॉमन पोटेंशियल। किस पर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक, तो चलो भाई, तो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? पैरेलल। कैसे पता चला? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सवाल है कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि V का मान दोनों पर क्या है? सेम है, मीन्स एक है, दोनों पर इक्वल वैल्यू है। तो इससे ये हुआ कि यह कैसा है कॉम्बिनेशन? पैरेलल। आ जाओ, C1 प्लस C2, तो V बराबर Q1 का मान रखिए। Q1 बराबर रखो जल्दी, Q1 का मान रखिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। क्या मिला हम लोगों को? कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल सो मच। सपोज करो यदि इसमें से एक बॉडी अनचार्ज होती है ना, तो लेट वन बॉडी इज अनचार्ज। यदि इसमें से एक बॉडी अनचार्ज होती, मान लीजिए कि एक बॉडी की ना एक चार्ज बॉडी है और दूसरी अनचार्ज बॉडी से उसको जोड़ दिया, तब क्या होता है ऐसे केस में? तो Q2 का मान 0 होता ना। तब यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा? V बराबर देखो C1 V1 प्लस 0 अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स हाउ मच? C1 V1 अपॉन C1 V1 प्लस C2 V2। तब ये वैल्यू आती। तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। क्लियर हो गया सब लोग? कॉमन पोटेंशियल सबका तैयार हो गया। तो दिस इज द कॉमन
पोटेंशियल। चलो और आगे, अब कॉमन पोटेंशियल में जब ये बॉडी कभी भी जब दो कंडक्टर को या दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हो ना, तो होता क्या है? जब भी कभी भी हम दो बॉडी या दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं हम लोग ना, तो होता क्या? तो देख रहे हो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जा रहा है, एक बॉडी पर से दूसरी बॉडी पर चार्ज जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हो? इसी को बोलते हैं ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज का जाना, इसको क्या कहते हो? इसी को कहते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चार्ज का पुनर्वितरण। चार्ज का पुनर्वितरण यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब जब भी कभी भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब भी कभी भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऑलवेज लॉस ऑफ चार्ज, ऑलवेज लॉस ऑफ चार्ज। जब भी कभी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो ऑलवेज लॉस ऑफ द चार्ज। मीन्स क्या? लॉस ऑफ चार्ज नहीं, मीन्स कि क्या होता है यहाँ पर? ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, नॉट चार्ज, चार्ज का नहीं, एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो क्या बनी रहती है? हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। ओके, तो अब ये लॉस कितना होगा? चलो भाई, अब देखें हम लोग, अब चल रहे देखने क्या कि कितना अमाउंट हुआ लॉस का, लॉस ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट हेडिंग, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ओके, तो चलिए, अब जो पहली बॉडी थी ना, उसकी एनर्जी मान लिया जाए कितनी थी? U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर। दूसरी वाली बॉडी उसकी एनर्जी कितनी थी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो पहले टोटल एनर्जी कितनी थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये पहले टोटल एनर्जी थी, यानी कि जोड़ने के पहले की टोटल एनर्जी थी। और जब दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो आफ्टर कनेक्शन क्या हुआ? टोटल एनर्जी यानी कि यू फाइनल क्या हुआ? तो यू फाइनल हुआ हाफ C1 प्लस C2। ये कहाँ से आया C1 प्लस C2? क्योंकि दोनों कंडक्टर किस में जुड़े हैं? पैरेलल में। तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर कॉमन पोटेंशियल। चलिए, यू फाइनल की वैल्यू रखा जाए, हाफ C1 प्लस C2, V की वैल्यू रख दो। कितना आया था? Q का मान कितना आया था? C1 V1। तो C1 V1 आया था ना, V का स्क्वायर है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे भाई? तो देखो भाई, कम्बिनेशन के पहले यानी दोनों को कनेक्ट करने के पहले की कुल एनर्जी कितनी थी? तो उसको हम लोगों ने नाम दिया UI इनिशियल, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने के बाद, दोनों को कनेक्ट करने के बाद एनर्जी कितनी आई? U फाइनल बराबर देखो हाफ C1 प्लस C2, यानी कि ये जो है पैरेलल में जुड़े हैं ना दोनों, तो C1 प्लस C2 हो गया। क्लियर? और यहाँ पर आपने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रख दिया। ठीक, आ जाओ, अब जा देखो भाई, तो अब यहाँ से माइंड करो, ये तो इनिशियल हो गया तो फाइनल है। यदि कब कहोगे लॉस हुआ? यदि ये ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि लॉस ज़्यादा है, मतलब एनर्जी का गेन हुआ, लॉस नहीं हुआ। तो यदि हम लोग देखा जाए कि डेल्टा U कितना हुआ, U इनिशियल में से U फाइनल को निकाल दिया जाए, U इनिशियल में से U फाइनल को माइनस कर दें, और यदि डेल्टा U का मान पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला ज़्यादा था और बाद वाला कम, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आई। ओके, और यदि वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा U जितना भी वैल्यू आई वही क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। वही क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी है।
आइए करके देखा जाए। ये बड़ा स्पेस लेगा ना, काफ़ी लंबा है कैलकुलेशन ये। तो चलिए फिलहाल इसको हटा दें, हटा दिया इसको। आइए तो पूरा देख लो अच्छी तरह से, एक बार नोट कर लो, और फिर अब आगे हम लोग चलते हैं देखने कि क्या पॉजिटिव आता है माइनस करने के बाद। चलिए तो अब u इनिशियल में से हम लोग u फाइनल माइनस करने जा रहे हैं। u इनिशियल माइनस u फाइनल करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए तो u इनिशियल माइनस u फाइनल बराबर कितना हुआ, ये हुआ डेल्टा u की वैल्यू हो गई ना। चलो इनिशियल कितना था भाई, 1/2 दोनों में है ना, 1/2 बाहर निकाल दो। c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, ये तो इनिशियल वाली वैल्यू है, माइनस इसकी वैल्यू फाइनल वाले की कितनी आई हुई थी, फाइनल वाले की कितनी वैल्यू आई हुई है, बोलो जल्दी। हाफ c1 प्लस c2 और क्या, c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपान c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर, यही ना, क्लियर। चलिए तो यदि हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो भाई अब जो देखना, c1 प्लस c2 ये भी है, c1 प्लस c2 ये भी है, तो इसका स्क्वायर से इसका एक कैंसिल हो गया, और 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, इसको भी बाहर ले लेता हूँ, तो 1/2 बाहर ले लिया, ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ, c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, ये हुआ माइनस ये वाला, माइनस ये तो हट चुका है यहाँ से, 2 भी हट गया है, तो c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपान c1 प्लस c2 बचा है। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, चलिए तो लेकिन प्रूफ करना है, देखा जाए। आ जाओ तो हाफ c1 c2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए इसको, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करिए c1 प्लस c2 का। चलिए हम पहले c1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर हो गया, फिर इसमें करिए प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर हो गया, प्लस अभी किसका होगा, c2 का, तो c1 v1 स्क्वायर c2 का हो रहा c1, हाँ देखो भाई इसमें c2 का हो रहा ना, तो c1 c2 v1 स्क्वायर हो गया, अब इसमें आ जाइए प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर हो गया, माइनस क्या, ये पूरा माइनस, तो हाँ चलिए अभी यहाँ एक लाइन से लिख देता हूँ, c1 प्लस यहाँ पे देखो c1 v1, तो c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आया, मल्टीप्लाई कर दिया, अपान आया, c1 c2 बाहर चला गया। अब जा देखो यहाँ पे कितना आया, 1/2 c1 प्लस c2 इसको बाहर ले लीजिए, ले लिया। आ जाओ और आगे चलिए, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करिए और स्क्वायर कर दीजिए और ब्रैकेट हटा दो। चलो अब फिर से मैं कर रहा हूँ, देखिए c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों लिख दिया ना, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, c1 c2 v2 स्क्वायर, तो प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो गई, प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो गई। अब इस ब्रैकेट को स्क्वायर करते जाइए, खोलते जाइए, माइनस क्यों, ये प्लस है, जब ब्रैकेट और माइनस हो जाएगा, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर ये हो गया यहाँ से, इसका भी स्क्वायर, माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये भी हो गया, और क्या, माइनस 2 c1 c2 v1 v2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए कुछ कटेगा इसमें से,
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ भी है, और कुछ माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ है प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हुआ। बचा क्या? बच गया C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर। तो C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, बाहर निकाल दीजिए इसको। चलो तो अब और आगे बढ़ा जाए, इक्वल टू C1 C2 बाहर निकाल दो, C1 C2 अपान यहाँ 2 C1 प्लस C2 हो गया। क्लियर हो गए? बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट के अंदर कितना बच रहा है देखना, ये कट चुका है। यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आया V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया V2 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस, और क्या आया है यहाँ पर 2V1 V2, 2V1 V2। एक किसका स्क्वायर है? V1 माइनस V2 का स्क्वायर है। तो कितना हो गया? आ जाओ और ऊपर। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए भाई? डेरिवेशन थोड़ा लंबा होता है इसका, लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का डेरिवेशन थोड़ा लंबा होता है ना। तो जो लोग नीट का एग्जाम देना है, जिसको नीट का एग्जाम देना है, उसके लिए पूरे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, अंतिम रिजल्ट की जरूरत है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आएगा, या नहीं तो सीधे सीधे फार्मूला पूछ देगा। जिसको IIT मेंस देना है या IIT एडवांस देना है, तो उसको भी सीधा सीधा ये डेरिवेशन नहीं करना रहेगा, सीधा रिजल्ट की जरूरत होगी। लेकिन जैसे कि दो कंडक्टर को जोड़ दिया तो वह पैरेलल में जुड़ेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे होता है ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के केवल लास्ट हेडिंग की जरूरत पड़ेगी, मतलब लास्ट जो रिजल्ट आएगा अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जिनको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना है, सेकंड ईयर का एग्जाम देना है, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, विशेष करके सिलेबस NCERT में सेकंड ईयर में है, तो जिनको सेकंड ईयर बोर्ड देना है उनके लिए प्रूफ आएगा इसका करने के लिए। तो बहुत ही आसान प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। टोटल एनर्जी पहले निकाल लिया कनेक्शन के पहले, फिर उसके बाद में उसको कनेक्ट कर करके कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, फिर फाइनल एनर्जी निकाल लिया, और क्या किया? इनिशियल में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर दिया, और इनिशियल में से फाइनल एनर्जी माइनस करने के बाद यदि पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि इनिशियल ज़्यादा था, अब बाद वाला कम हुआ, तो जो कमी हुई वही हमको निकाल रहे हैं हम लोग, और जो कमी हुई इतना मतलब कि उतनी एनर्जी का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट में, और लास्ट लाइन यहाँ पे कर दिया जाए तो ये क्लियर हो गया। क्लियर कर लो, देखो एक बार फिर से क्लियर करिए। हो गया? वीडियो को रोक करके नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ा जाए। आ जाओ, चलिए। तो अब फाइनल आंसर कितना हुआ इसका? इसका फाइनल आंसर तो देखिए, फाइनल आंसर ये आ चुका है, डेल्टा U बराबर U इनिशियल माइनस U फाइनल। आया कितना है? C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, यही ना? C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, और ये क्या है? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, यानी क्या कि आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो फाइनली क्या मिला हम लोग को? डेल्टा U बराबर C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, क्लियर? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, फैंटास्टिक रिजल्ट। तो दिस इज द रिजल्ट, प्रूव हो गया। अब जिनको नीट देना है, नीट जिनको जो बच्चे नीच में भी बैठने जा रहे हैं, उनके लिए फाइनल रिजल्ट की ज़रूरत है। नीट ना और IIT के लिए फाइनल रिजल्ट की ज़रूरत है। और फाउंडेशन के बच्चे जो भी हैं ना, जो भी मेरे प्यारे बच्चे फाउंडेशन के हो, तो वो क्या करो, डेरिवेशन की तुमको ज़रूरत पड़ेगी, प्रूफ करने को आएगा। तो इसको अच्छी तरह से ना क्या करो, प्रूफ कर डालो। ठीक, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, माइनस करने के बाद आया क्या? प्लस आया ना, पॉजिटिव आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या शो कर रहा है? यह लॉस ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी का लॉस हुआ। यही हम लोग ढूंढ रहे थे तभी से
कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, ओके आ गया, इतनी एनर्जी का लॉस हुआ ना। अच्छा ये कहाँ गया, लॉस हो करके गया कहाँ, किस फॉर्म में, तो ये जो लॉस हुआ ना यह हीट के फॉर्म में, 90% से ज़्यादा हीट के फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो 90 मोर देन 90% इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके। एंड रेस्ट अमाउंट जो 10% बच रहा है वो कहाँ गया ना, अप्रॉक्स रेस्ट 10% जो बच रहा ना वो कहाँ गया, तो वो ना स्पार्किंग मीन्स यू कैन से इन लाइट साउंड ना, जो जोड़ने के बाद किरकिराहट की आवाज़ आती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है ना, वही ना, तो साउंड लाइट, ओके। तो इस फॉर्म में लॉस हो गया, क्लियर। तो यह इट्स सो मच लॉस, ओके। तो ये था हम लोग का कौन सा पॉइंट, कि लॉस ऑफ एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये था कॉमन पोटेंशियल। अब हाँ भाई, अब जा देखो भाई, अब थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि यहाँ पर ना डिस्कस कर लिया जाए कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता ही क्या है। थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर दें, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जानते हो कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कितने टाइप का, 2 टाइप का। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन 2 टाइप का, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कहीं पर भी यदि एक एंड से दूसरे एंड तक जाया जाए, कहीं पर भी एक एंड से दूसरे एंड को जाया जाए, और क्या, जैसे मान लो कि ए से हमको बी तक जाना है, और प्लेट जो है ना वह अल्टरनेट प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस ऐसे मिलती जाए, तो कहते हो क्या कि ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और क्या पहचान है, खासियत है सीरीज कॉम्बिनेशन की, देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहा होगा वही चार्ज यहाँ होगा, वही चार्ज यहाँ होगा। तो नंबर 1 कैसे पहचानेंगे, नंबर 1 ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर 2 दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि Q सभी कैपेसिटर पर एक ही रहेगा, सेम रहेगा। तीसरा पॉइंट पोटेंशियल ना, पोटेंशियल सबका डिफरेंट होगा, मीन्स कि यदि इस पर V1 है तो इस पर V2 है तो इस पर V3 है। क्यों, क्योंकि C1 है, C2 है और C3 है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाओ, अब क्या हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, यदि तीनों की जगह पर, अब जैसे मन में सोच लो कि यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल ए लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया है ना, एक बैटरी लगा दिया है, ठीक। तो ए प्लस टर्मिनल जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है, एक ही चार्ज फ्लो कर रहा है सभी में, तो जो चार्ज जा रहा है वही चार्ज आ रहा है, तो क्या कहोगे सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर। अच्छा, अब इन तीनों के स्थान पर एक कैपेसिटर की कल्पना करो, कंसीडर करो, तीनों का रिजल्ट क्या होगा। तो जो रिजल्ट आता है ना उसी को कहते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। चलो आ जाओ देखा जाए अब कितना आंसर आएगा उसका, कितना आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
ना। क्या हुआ भाई, जो बैटरी ने पोटेंशियल दिया था वह 3 जगह बंटा था, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। अब चलो V1 V2 का मान रखिए तो अच्छा V, तो तीनों का इक्विवेलेंट एक आया, मान लिया C डैश, और चार्ज तो सब में एक ही रहेगा क्योंकि एक ही चार्ज बह रही है सभी में। तो यहाँ पर क्या हो गया, V बराबर Q/C यानी Q/C डैश इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया, चार्ज एक ही रहना है, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, सभी में Q है ना, Q क्या हुआ, कैंसिल। 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। किसका किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो 2 कैपेसिटर हैं, कहीं पर भी 2 कैपेसिटर हैं, उनका आपको निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट। बस सीधा फॉर्मूला लिखो, C1 C2/C1 प्लस C2, सीधा आंसर दो, हो गया। चलो आ जाओ फर्स्ट, आगे बढ़ा जाए। चलो अब है पॉइंट हम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये सब सिंपल सी बातें, हालांकि पीछे हो चुका है लेकिन एक बार फिर से बता दिया इसको, और तब फिर लिया जाए इस पे न्यूमेरिकल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहली बात यह है कि सभी पर एक ही पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सब पर एक होगा सभी पर। तो V की वैल्यू कांस्टेंट यानी सभी पर एक रहना है, सेम रहना सब पर। नंबर 2, Q डिफरेंट होगा, तो Q1 Q2 Q3 सब पर अलग अलग रहेगा। चलो आ जाओ, अब फिर क्या रहेगा भाई, और कब डायग्राम बनाया जाए। नंबर 3 एक बात और कि ऑल पॉजिटिव प्लेट्स ज्वाइंट फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम सेम पॉइंट, यानी कि जब कभी ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई पड़े कि सभी की सभी पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हो और सभी की सभी नेगेटिव प्लेट एक दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे, ऐसे कॉम्बिनेशन को कहोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आंसर कैसे निकालेंगे, चलो अब जोड़ कर दे, डायग्राम बना लिया जाए थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये एक कैपेसिटर है, यह दूसरा है, ये तीसरा है। ओके, देखो हो गया। अब यहाँ मन में सोच लो कि बैटरी लगी है, सोच लिया ये बैटरी लगी हुई है। चलिए अब जब देखना, ये प्लस टर्मिनल बैटरी का माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हुआ, ये प्लस हुआ पॉजिटिव, ये क्या हुआ माइनस, माइनस से जुड़ा है माइनस, हो गया। अब जो पोटेंशियल यहाँ का ये पॉइंट है ना, पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पर ये होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, जिस पोटेंशियल पर ये होगा वही पोटेंशियल यहाँ है और वही पोटेंशियल यहाँ होगा। अब जो एक दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एक है, और उसी बिंदुओं के बीच में यह भी है, यह भी है और यह भी है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल भी, यहाँ भी, यहाँ भी। चार्ज मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है ना सबका, C1 C2 और C3। तो कैपेसिटेंस अलग है तो चार्ज अलग होगा। यदि कैपेसिटेंस भी सबका बराबर हो तो चार्ज भी सबका बराबर हो जाएगा। ठीक, आ जाओ अब आगे बढ़ा जाए। चलो देखो हो गया, नोट कर लिया पॉइंट। चलिए आगे बढ़िए। अब जितना चार्ज बैटरी से निकल रहा है Q, ये 3 भाग में बट गया। यहाँ पर आया Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, हुआ ना, देखो बढ़ गया, फिर बैटरी में वापस आ गया, जितना जाता उतना आता है वापस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या लिख दिया, टोटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, टोटल चार्ज। अब
तीनों के बदले में एक कैपेसिटर मान लो, C डैश क्या है यार, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या कहते हैं इसको, यानी कि तीनों का रिजल्टेंट ना, तीनों का रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना, यानी कि तुल्य धारिता तीनों की। चलो आ जाओ, अब तो C डैश मान लिया, तो अब यहाँ पर Q बराबर क्या लिख सकते हो, सब पोटेंशियल तो सबका एक ही है, तो देखो Q बराबर लिख सकते हो C डैश V बराबर ना, पोटेंशियल इस पर भी है सबका, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V लिख सकते हैं। अब देखो V सब पे है ना, V कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो C डैश बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। तो हमेशा ही जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा वाला कैपेसिटेंस होगा ना, कैपेसिटी, उससे भी बड़ा आंसर आएगा। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा, रिजल्ट उससे भी छोटा आएगा। और अब दोनों के बीच में यदि हमको कोई वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन। ओके, आओ, और अब हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में सिंपल न्यूमेरिकल, जैसे सपोज करिए कि आपको कहीं दिया हुआ है, यह एक प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है, ये एक प्लेट है और यह दूसरी प्लेट है। ओके, इसकी प्लेट एरिया A1 है और इसकी प्लेट एरिया A2 है, ठीक। और आपको बताना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना है, बी एरिया, यह एरिया A2, ये एरिया A1 और बीच की सेपरेशन D है। चलो आंसर बोलिए फटाफट, आंसर क्या होगा, देखो अब देख रहे हैं ना, केवल यह इतना भाग, केवल यह इतना, ये इतना ही केवल कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ इतने पर प्लस ये माइनस, और ये जो पोर्शन है यह इतना, यह नॉन इफेक्टिव है, ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो कैपेसिटर हमारा इतने में ही बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट, कौन सा A, यह A1 ही इफेक्टिव है, इतना ही उसमें कैपेसिटर का A2 वाले में से हिस्सा होगा, A1 के बराबर ही, तो एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, दैट इज आंसर। क्लियर, चलो और आगे आ जाओ, अगला पॉइंट। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहीं पर आपके पास कुछ कैपेसिटर्स हैं और कुछ की संख्या कुछ भी हो सकती है, पर्याप्त आपके पास, पर्याप्त मात्रा में आपके पास कैपेसिटर है। ओके, और तो लेट विथ स्टैंडिंग पावर ऑफ ईच कैपेसिटर each 500 वोल्ट। क्या कह रहा है कि यदि सभी आइडेंटिकल कैपेसिटर, बहुत सारे आपके पास कैपेसिटर हैं, आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, ठीक, और सबका विथ स्टैंडिंग पावर यानी कि सहन शक्ति सबकी कितनी है, 500 वोल्ट, 500 वोल्ट है, ठीक, और सभी आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। ओके, आ जाओ, चलो, और सभी कितने, उनकी वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू क्या है, तो सपोज कर लिया जाए कि सबकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड ईच। ओके, सबकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड सभी कैपेसिटर की वैल्यू है, और सबकी विथ स्टैंडिंग पावर कितनी है, सबकी विथ स्टैंडिंग पावर, ओके, हाउ मच, 500 वोल्ट है। और सपोज करिए कि आपको इक्विवेलेंट पाना है, आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको कितनी पानी है,
आपको पाना है, सपोज करिए कि 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पाना है। ठीक, आ जाओ, इसको 1 मान लिया जाए, कुछ भी ले लिया जिसको, चलो 1 मान लेते हैं। ठीक है, और सोर्स का पोटेंशियल, सोर्स कितने का है, सपोज करिए 3000 वोल्ट का है। ओके, अब बात समझ में आ गई। हम लोगों के पास कुछ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं पर्याप्त मात्रा में। आपको इक्विवेलेंट सबका जो है कैपेसिटेंस कितना है, मान लिया 1 माइक्रोफैरेड है, इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल हो, कोई वैल्यू दिया हुआ, और सभी कैपेसिटर की विथ स्टैंडिंग पावर कितनी है, सभी कैपेसिटर की विथ स्टैंडिंग पावर कितनी बेटा, सभी कैपेसिटर विथ स्टैंडिंग पावर है कितना, 500 वोल्ट। ओके, 500 वोल्ट। और सोर्स की सप्लाई कितनी है, सोर्स की सप्लाई है 3000 वोल्ट। ओके, अब कह रहा है कि यह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाने के लिए हाउ मच कैपेसिटर विल रिक्वायर्ड, हाउ मच कैपेसिटर्स विल बी रिक्वायर्ड, आपको कितने कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। चलो करो जल्दी फटाफट, रोको वीडियो, सॉल्व करो, ट्राई टू डू, सॉल्व करो। आ जाओ, मैं शुरू करूं। चलो देखो, कुछ कैपेसिटर्स, अब ये बात तो पहले क्लियर है कि सोर्स की सप्लाई, मान लो कि सोर्स है, मान लो कि ये सोर्स है, ठीक, ये सोर्स बाहर बैटरी जो कितनी है 3000 वोल्ट की। और जानते हो कि पैरेलल में सभी जो कैपेसिटर, तो सब पर एक ही पोटेंशियल होता है, आज जितना सोर्स का होता है उतना ही सब पर ऊपर होता है। यानी कि यदि यहाँ पर मान लो V है ना, 3000 वोल्ट है ना, यदि पैरेलल में कैपेसिटर जोड़े तो सब पर 3000 3000 3000 आ जाएगा। तो हमको इसको बांटना है। और कहाँ पे बंटवारा हो रहा था, अभी अभी देखा, इसलिए बताया पहले ही अभी कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो बंटवारा किस में हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, पोटेंशियल का बंटवारा किस में हो रहा था, पोटेंशियल का बंटवारा हो रहा था सीरीज में, और चार्ज का बंटवारा किस में हो रहा था, पैरेलल में। तो 3000 वोल्ट को बांटना है, क्योंकि एक कैपेसिटर पे तुम 500 वोल्ट से ज़्यादा दे नहीं सकते। तो वोल्टेज ऑन ईच, तो वोल्टेज ऑन ईच, तो प्रत्येक पर वोल्टेज कितना हो सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे सकते हैं हम लोग प्रत्येक पर। तो V बराबर 3000 अपॉन 500। ओके, हाउ मच, कितना दे सकते हैं, 500 पर, यानी कि हम लोग प्रत्येक को 500 दे सकते हैं। तो कितने कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितने नंबर है ना, n के बराबर, तो कितने कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, 500 एक को दे सकते हो, 3000 को बांटना है तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 6। मीन्स कि एक लाइन में 6 कैपेसिटर आप लगा सकते हो, ठीक है ना। एक लाइन में कितने कैपेसिटर लगेंगे, 6 कैपेसिटर्स। आ जाओ, चलो अब जा देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गए। चलो भाई, अब क्वेश्चन याद हो गया है। चलो अब मिटा दूँ इसको, और अब इसका फाइनल आंसर देखा जाए क्या आ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सोर्स का पोटेंशियल 3000 है, और हम एक लाइन में कितने कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 6 इतना दे सकते हो। चलो सभी का इक्विवेलेंट कितना माने हैं हम, 1, जो भी हो, कोई भी वैल्यू मानी गई हो, लेकिन हम लोग 1 लिया है तो 1 मान लेते हैं। 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, है ना। और सबका पोटेंशियल कितना है, 500 वोल्ट, 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ, और 500 यहाँ। ओके, चलो अब जा देखना,
देखो भाई 3000 बढ़ गया ना, देखो बढ़ गया 1 2 3 4 5 6 बढ़ गया 3000। अब ये सब प्रॉपर वे में काम करेंगे, अब इसमें से कोई भी फ्यूज नहीं होगा, सब प्रॉपर वे में काम करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा यह है कि 2 माइक्रोफैरड का इक्विवेलेंट लाना है तुमको, 2 माइक्रोफैरड का इक्विवेलेंट लाना है। तो एक लाइन में देखो पहले इक्विवेलेंट कितना आया, तो मैं सिखाया था आपको टेक्निक कि यदि सभी कैपेसिटर की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कैपेसिटेंस की बराबर हो तो जितने कैपेसिटर हो उनके नंबर से डिवाइड कर दो। तो कितने हैं 6 और सबकी वैल्यू है बराबर, तो एक लाइन का इक्विवेलेंट कितना मिला 1/6 माइक्रोफैरड मिला ना। एक लाइन और बना दो इसे, मन में सोचो बन गया। दूसरी लाइन में कितना मिला 1/6, चलो जल्दी फटाफट बोलो जल्दी। हाँ तीसरी लाइन बनाओ, कितना मिला तीसरी लाइन में 1/6 माइक्रोफैरड। चलो भाई और बनाओ, अभी बनाते जाओ। कौन सी लाइन 1 2 3, चौथी लाइन बनाओ जल्दी 1/6 माइक्रोफैरड। कितना बना है जी, अरे चलो ना चलो अभी देखो ये कौन सा 4 हो गया, एक लाइन और बनाओ। अभी देखो मैजिक क्या है, जादू देखो 1/6 हो गया। चलो फिर बनाओ 1/6 माइक्रोफैरड। अरे कितनी लाइन बनेगा, आ जाओ ना, एक लाइन और बना दो। चलो भाई चलो एक लाइन और बनाओ, कितना हुआ 1/6 माइक्रोफैरड। सभी लाइन कितनी देंगी, सब लाइन कितनी देंगी 1/6 माइक्रोफैरड देंगी सब लाइन। अब जा देखना तो कितनी लाइन है, जोड़ो गिनो तो 1 2 3 4 5 6 लाइन, तो 6 लाइन। अब जा देखना ये सभी लाइन आपस में किस में जुड़ी हुई है, पैरेलल में। एक लाइन में 1/6 यानी कि 1/6 एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सब पैरेलल में है क्योंकि सब पर पोटेंशियल बराबर हो गया। अब सबको जोड़ दो, अब ये सब देखो ये सब पैरेलल में जुड़े हैं ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हुआ, तो 6 लाइन है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 सी डैश बराबर कितना हुआ 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1 2 3 4 5 प्लस 1/6 कितना हुआ 6/6 बराबर 1 माइक्रोफैरड। मीन्स देखो इधर फैंटास्टिक, 6 लाइन मिला करके अभी कुल कितना दिए 1 माइक्रोफैरड। क्या सोच रहे हो, देखो 6 माइक्रोफैरड ने मिलकर दिया 6 लाइन मिलकर के दिया 1 माइक्रोफैरड। तुमको चाहिए था 2, पाए अभी नहीं, तो अब क्या करोगे, 6 लाइन जोड़े हो नीचे ऊपर ऐसे ही ऐसे लाइनें 6 बनाए तो 1 मिला, तो क्या करना है 6 लाइन और नीचे ले लिया तो 1 माइक्रोफैरड वो भी दे दिया ना। तो 1 माइक्रोफैरड अब कितना हुआ 1 माइक्रोफैरड पहले वाले 6 लाइन से, 1 माइक्रोफैरड पहले वाले 6 लाइन से, दूसरे वाले 6 लाइन दूसरा सेट बनाया फिर 6 का ऐसे ही, तो उसका 1 माइक्रोफैरड और कितना पा गए सी डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड। कितनी लाइन की जरूरत पड़ी, 2 माइक्रोफैरड पाने के लिए कितने लाइन की जरूरत पड़ेगी भाई, बोलो जल्दी कितना पड़ी, तो 2 माइक्रोफैरड पाने के लिए 12 लाइन हो गई, 6 और 6 12 लाइन, तो 12 लाइन्स एंड ईच लाइन कंटेन 6 कैपेसिटर। तो 12 में कितना 12 गुणे 6 कितना जी 72 कैपेसिटर्स। हाउ मच 72 कैपेसिटर। तो कितने की जरूरत पड़ेगी 72 कैपेसिटर्स। क्लियर, ओके आ जाओ फटाफट अगला क्वेश्चन। हो गया, क्लियर हो गया सब लोग, अच्छी तरह से वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके क्लियर कर लो, समझो। अब कोई वैल्यू दे दिया जाए ऐसे सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट, अब 2 छोटे छोटे और न्यूमेरिकल ले लिए जाए। जैसे जैसे
जैसे जैसे एपिसोड की संख्या आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड और बढ़ता जाएगा और अंतिम तक कहाँ पर पहुँचेगा, जेई एडवांस तक। ओके, चलो और आगे सपोज करो कि ये कोई एक कैपेसिटर है ना। चलो एक और ले लो, ये भी एक कैपेसिटर है, दो ले लिया। एक को ऐसे कर दिया और एक को ना ऐसे कर दिया, और दोनों में क्या हुआ कि दोनों में दो डाइलेक्ट्रिक भरना है। चलो भर दो, इसमें भर दिया। इसमें जो भरा डाइलेक्ट्रिक डाला वो मान लो K1 है, और यहाँ पे ये मान लो ना एक K2 हो गया। अच्छा इसमें भी भर दो, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक, इसमें भी मीन्स इसमें भी डाल दिया डाइलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक पड़ गया इसमें। ये है K1 और ये है K2, बीच की डिस्टेंस D, यहाँ पर भी बीच की डिस्टेंस D, प्लेट की एरिया A, यहाँ भी प्लेट की एरिया A। ओके आ जाओ, तो टोटल प्लेट की एरिया A आ जाओ। अब हम लोगों को बताना है कि इन दोनों का कैपेसिटेंस क्या होगा, इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कैपेसिटेंस कितना है और उनका रेशियो क्या होगा। चलो ट्राई टू डू, जल्दी करो, कोशिश करो, वीडियो रोको, सॉल्व करो जल्दी फटाफट। कर दिया, चलो आ जाओ, देखो अब आंसर देखो। चलो भाई यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यह इतना हिस्सा देखो, यहाँ से ये देख रहे हो ना, इधर दूसरा डाइलेक्ट्रिक है तो इसका हमने नाम दे दिया C1, और इधर दूसरा कैपेसिटर है इसको नाम दे दिया C2, नाम दे दिया। ओके अब जा इस वाले कैपेसिटर का भी सेपरेशन तो D ही है, इसका भी D है, लेकिन एरिया आधा हो गई ना, आधे आधे पर बांटा गया है तो एरिया आधा हो गई, मीन्स A हो गया A/2 और इधर वाला भी होगा A/2। अब एक बात और है, यदि दोनों के बीच में बैटरी जोड़ दिया जाए ना, बैटरी जोड़ के चेक कर लो, बैटरी यदि जोड़ा जाए दोनों के बीच में तो देखो ये प्लस टर्मिनल, ये प्लस यहाँ पे आया तो इधर भी प्लस, ये भी प्लस, और इधर देखो ये माइनस से जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, मीन्स कि इस वाले कॉम्बिनेशन में साफ दिख रहा है कि दो कैपेसिटर हैं, इसकी भी प्लस प्लेट उसी बिंदु से जुड़ी हुई है जिससे इसकी जुड़ी हुई है। और जब कभी भी ऐसा होता है, अभी इसीलिए अभी इसी वीडियो में देखे हो कि पैरेलल और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अभी भी देखे हो। फर्स्ट क्लास, ओके फर्स्ट क्लास एकदम ओके। चलो आ जाओ, तो ये दो कैपेसिटर किस में हो गए, पैरेलल हो गए कि नहीं, अरे बोल यार फर्स्ट क्लास। चलो फंटास्टिक, चलो भाई तो दोनों किस में आ गए, दोनों पैरेलल में। अब जा देखिए, जब दोनों पैरेलल में हो गए तो सिंपल सी जानते ही हो कि C डैश बराबर C1 प्लस C2 होता है, तो C डैश पर C1 की वैल्यू रख दो, C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/2 आधा है ना, /2 कितना, एप्सिलॉन नॉट A/D, D तो वही है, C डैश बराबर पहले वाले का हो गया, पहले वाले का हो गया, और इसमें डाइलेक्ट्रिक की फिलिंग की गई है K1 की, तो K1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये C1 हो गया, ये वैल्यू किसकी आ गई। चलो C1 को पहले अलग से लिख देता हूँ, C2 लिखो तो एप्सिलॉन नॉट A/2 D, और डाइलेक्ट्रिक्स में कौन सी भरी हुई है, K2, तो K2। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो C डैश बराबर C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ दो, एप्सिलॉन नॉट A/2D दोनों में है, बाहर निकाल दो, एप्सिलॉन नॉट A/2D दोनों में है ना, और इसमें कितना है K1 प्लस K2, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ये आ गया पहले वाले का, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो, फर्स्ट क्लास। आ जाओ अब इस पे, अब दूसरे वाले का चलते हैं। देखो यदि हम यहाँ बैटरी जोड़ दें, मन में सोचो कि हमने ये बैटरी जोड़ दिया, तो ये प्लस, ये टर्मिनल प्लस, इंडक्शन के कारण माइनस, फिर इधर का प्लस, फिर ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सीधे दिख रहा किस में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो किस में जुड़ गया, वो सीरीज में। किस में जुड़े दोनों,
दोनों कैपेसिटर सीरीज में, तो यहाँ पर भी एक है C1 और एक है C2, है ना, और दोनों जुड़े हैं किसमें, सीरीज में। आ जाओ अब जब देखो भाई सीरीज में कैसे निकालोगे, निकालो फटाफट जल्दी से। सीरीज कॉम्बिनेशन तो C1 का, पहले तो C1 का मान लिख दो, C1 और C1 अलग लिख दो पहले C1 को। तो C1 की वैल्यू बोलो क्या लिखूं, एप्सिलॉन नॉट, ए में कोई चेंजिंग हुआ नहीं, ए तो वही है, लेकिन डी आधा हो गया, देखो देख रहे ना, यह इतना है ना, तो ए कितना हो गया, D/2 हो गया, कितना हो गया, D/2, और ए वाला भी कितना हो गया, D/2। ओके आ जाओ अब जाओ देखो, तो D/2, तो C1 बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट A/D, D/2, 2 गया ऊपर, हो गया। और क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से फिलिंग है तो K1 टाइम्स हो गया। अब C2 का मान लिखो, 2 एप्सिलॉन नॉट A K2/D। अब दोनों किस में जुड़े हुए हैं, चलो ये रिजल्ट नोट कर लो, अभी रेशियो निकालना है ना, तो ये रहने दो। अब C2 C1 हो गया, अब उसका रिजल्ट फाइनल निकाल दिया जाए। आ जाओ देखो अब, हाँ फाइनल। अब फाइनल में क्या हुआ, C' बराबर क्या होता है भाई, C1 C2 प्लस C2 होता है ना, तो C' बराबर C1 का मान रख दीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट A और क्या K1 अपान ना, अभी C1 C2 फिर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपान C1 प्लस C2। चलो भाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, ना अभी D भी है ना बेटा, तो हाँ अपान D, A भी अपान D हो गया। चलो C1 C2 हो गया, ठीक, C1 C2 हो गया अपान C1 प्लस C2। चलिए 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपान क्या D प्लस दूसरा वाला 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपान क्या हो गया बेटा, 2 एप्सिलॉन नॉट A K2/D। अब इसको सॉल्व कर देना है, चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व कर दिया जाए फटाफट, हो गया। आ जाओ देखो इधर, इसको हटा दिया जाए, देखा जाए आंसर कितना आ रहा है इसका। आ जाइए चलिए, तो देखो अब एप्सिलॉन नॉट A K1 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, जो कांस्टेंट है ना उनको बाहर निकाल दिया। चलिए क्या कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे कांस्टेंट है उसको निकाल दिया, ऊपर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो वैसे रहने दिया जाए। तो चलो ऊपर तो वैसे भी एक लाइन उतार दो, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपान D, यहाँ भी D। हाँ अब यहाँ से कांस्टेंट जो बाहर निकाल दिए, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D दोनों में है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D सब में है, K1 ब्रैकेट में क्या बचेगा, K1 प्लस K2 हो गया, K1 प्लस K2। आ जाओ फटाफट सॉल्व कर दो, 2 एप्सिलॉन A/D, 2 एप्सिलॉन A/D। अब बचा क्या, आया कितना भाई, कितना आया, ये तो कट गया, बचा यहाँ पे 2। तो अब देखो यहाँ से ऐसे लिख दिया जाए, एप्सिलॉन नॉट क्या, एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पर क्या है 2 और K1 K2, 2 K1 K2 अपान D, यहाँ क्या बचा है K1 प्लस K2। फैंटास्टिक रिजल्ट हो गया। तो पहले वाले डायग्राम का आया आंसर ये, और दूसरे डायग्राम का आंसर आया A। क्लियर करो, नोट करो जल्दी फटाफट, C' अंडरलाइन करिए, नोट करिए, हो गया। अब पूछा है आपसे रेशियो, फैंटास्टिक। अब आ जाओ, अब कह रहा है कि दोनों डायग्राम के कैपेसिटेंस का रेशियो होगा। तो चलो भाई पहले वाले का ये है, तो C1 डैश कर दिया जाए, C2 डैश कर दिया जाए, तो C1 डैश अपान C2 डैश बराबर कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट
ए अपान 2D और K1 प्लस K2, ये पहले वाले का था, दूसरे वाले का ये है। तो इनटू डिवाइड करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो D K1 प्लस K2 अपान, हाँ क्या आएगा नीचे, एप्सिलॉन नॉट A2 K1 K2 हो गया। अब हम लोग क्या बताने जा रहे हैं, रेशियो। चलिए देखिए क्या कटेगा पिटेगा, काटो पीटो। एप्सिलॉन ए डी आया कितना, C1 डैश अपान C2 डैश इक्वल टू क्या रहा है, K1 प्लस K2, तो K1 प्लस K2 का स्क्वायर, K1 प्लस K2 का स्क्वायर अपान क्या 2 और यहाँ भी 2, 2 और 2 4 और क्या K1 K2, ओके K1 K2, ओके, दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट, दिस इज द रेशियो। तो अब यहाँ से 3 बातें क्लियर करनी थी हम लोगों को, 3 बातें क्लियर करनी थी। नंबर एक कि उसका पहले वाले डायग्राम का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दूसरे वाले डायग्राम का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, और फिर दोनों का रेशियो, दोनों के कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा। तो पहले वाले के डायग्राम का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आया, इतना, दूसरे वाले का यह, ओके, दूसरे वाले का यह, तीसरा है रेशियो, दोनों का रेशियो यह। कीप इन माइंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस क्लियर, एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, क्लियर। तो चलिए आज का एपिसोड, यह एपिसोड यानी कि कौन सा, कैपेसिटर का एपिसोड नंबर 8 यानी कि पार्ट 8 यही समाप्त होता है। और आगे के क्वेश्चंस में, मीन्स कि आगे के एपिसोड में हम लोग अभी फिर आएंगे, अभी दोबारा मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड नंबर 9 में कोई थ्योरेटिकल पॉइंट बचा नहीं है। अब हम लोग लेते हैं एपिसोड नंबर 9 में, एपिसोड नंबर 9 में कि छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स हैं, कोलेक्स करके यदि बड़े ड्रॉप बन रहे हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी एनर्जी कैसे बदलती है, उसका जो है टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, एनर्जी कितनी हो जाती है, चार्ज कितना हो जाता है, उस समय पोटेंशियल कितनी हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस देखते हैं। और प्लस अब मिक्स क्वेश्चंस यानी कि सबका कम्बिनेशन, तो मिक्स क्वेश्चन। तो अभी हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर, ओके, तब तक के लिए ना खूब जम करके पढ़ाई करो, ओके, दैट्स ऑल।